कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खान साहब रिहा हो रहे हैं। और पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं और पीटीआई के जितने भी कह लें कि जो सोशल मीडिया टीम के मेंबर हैं, अगर उनकी बात की जाए तो अगर उनके वीलॉग, उनके थंबनेल उठाकर देखा जाए तो वो यही कहते हैं, हर वीलॉग में उनका एक ही डायलॉग होता है, खान साहब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। उम्मीद तो अच्छी है, कोशिश भी अच्छी है। अगर वकीलों की अगर देखी जाए, जो इमरान खान साहब की वकला टीम है उसके हवाले से भी अगर देखा जाए तो खान साहब काफी जगहों से रिलीफ पाते हुए नजर भी आ रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 8 और 5 का फैसला आया, अगर उसके हवाले से की अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान साहब को वहां पर भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नाज़रीन, इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उनको एक तो गिला शिकवा ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपने इंतखाबी निशान बल्ला था उसके ऊपर इलेक्शन तो लड़ा नहीं, उसको मखसूस जो नशिस्तें थी वो कैसे इस सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया कर दी। प्लेट में एक चीज रख के एक शख्स को दी जाती है कि आया ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है। अगर बात करते हैं सुन्नी इत्तेहाद की वजह से, सुन्नी इत्तेहाद के कह ले कि कंधे पे एक बंदूक रख के पीटीआई ने चलाई और उसी बंदूक की वजह से, उसी कंधे की वजह से, उसी शोल्डर की वजह से पीटीआई अवानों में गई। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद को भी ये सीटें दी जाती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद में भी कोई ऐसा हल्का नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां से उन्हें खुद इलेक्शन लड़ा हो। और यही जो गिला है, यही जो शिकवा है इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि पीपल्स पार्टी भी समझ ले, मुस्लिम लीग नून भी समझ ले, तो उनको यही सुप्रीम कोर्ट से गिला है और वो गिला ये करते भी हैं और वो ये शिकवा करते भी हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, आज से 2 रोज पहले जो पंजाब की वजीर आला है मरियम नवाज साहबा, उनने गिला शिकवा भी किया कि आपने जो फैसले हैं वो नीयत से नहीं, दिल से नहीं, सोच से नहीं, बल्कि आइन के मुताबिक करने हैं। ये उनका कहना था कि आप अपनी सहूलतकारी ना करें। ये कहना था मरियम नवाज साहबा का, सीएम पंजाब जो है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के जो कह लें कि एक बड़ा 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, 8-5 का ये नाज़रीन फैसला था। अगर इस पे हम देखते हैं जो मरियम नवाज साहबा का रद्द अमल है तो वो काफी तनकीद है उसमें। तो नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो काफी बढ़ चुका है। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो इस वक्त की पीटीआई है, पीटीआई यानी कि जो इमरान खान की जो जमात है, यानी कि तरीके इंसाफ है, तो वो काफी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि जो इमरान खान का सोशल मीडिया टीम है, जो जितने भी जैसे मंसूर अली खान साहब कहते हैं जो लोंडे लपाड़े हैं, जो झूठ खबरें फैलाते हैं, उनको मंसूर अली खान साहब लोंडे लपाड़ों के नाम से पुकारते हैं। जाली खबरें, फेक खबरें फैलाने से अब एक कानून भी बना, थोड़े दिन पहले ही उसका कह लें कि वो कानून पास भी हुआ डेफिनेशन का, और उसमें यह है कि जो शख्स फेक खबर फैलाएगा उसको 30 लाख रुपया जुर्माना होगा। और फिर उसके बाद अदालतें उससे पूछेंगी, आया भाई ये खबर तेरे पास आई कहां से थी, ये खबर अब तुझे साबित करनी पड़ेगी कि ये खबर सही थी या झूठी थी। तो पहले 30 लाख जमा करवाना होगा, फिर उसके बाद उस केस की इंक्वायरी होगी, उस केस की क्या, उस खबर की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या है ये खबर सही थी या झूठी थी। 30 लाख तो भाई कानून के खजाने में चला गया, निकलवाना भी औखा है। तो खैर, इसलिए लिहाजा मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं और कह लें कि व्लॉग करते हैं, तो कम से कम अपनी इन चीजों के ऊपर ख्याल करें कि अपने आप को इस कानून से बचाएं। और एक और भी कानून नाज़रीन पास हो गया है, कह लें कि जो चाइना से एक सिस्टम खरीदा गया है, जितनी भी हुकूमत और ये रियासत के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे वो वीडियो आपकी पोस्ट नहीं होगी। और काफी सारे नाज़रीन कह लें कि जो मीडिया के हमारे इस टाइम भी काफी सारे दोस्त बैठे हुए हैं, डिजिटल मीडिया से भी हैं, और काफी सारे इधर कह लें कि सहाफी इस टाइम हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो वो काफी सारे मुश्किलात में आ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये कानून आने से कि सहाफत का गला दबाया जा रहा है, जुबानबंदी की जा रही है, तो ये मैं इस चीज को कह लें कि इसको सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को। नाज़रीन, अगर तो आपकी खबर सही है, अगर तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो सही है, तो फिर मेरा हाल आपको इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है, जो लोग झूठ बोलते हैं, जाली खबर बनाते हैं, फेक खबर बनाते हैं, उन लोगों को इन चीजों से डरना होगा और घबराना भी होगा। अब आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो कानून आ रहे हैं ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम
कह लें कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के आप व्लॉग और न्यूज उठाकर देखें तो हमारे ऊपर कैसे तूफाने बदतमीजी से हमें पुकारते और हमें बात करते हैं। लेकिन ये सब गलतियां इस हुकूमत की नहीं, आप लोगों की भी हैं, जो व्लॉग करते हैं, जो बात करते हैं और अपने ही मुल्क के खिलाफ जो अफवाहें फैलाते हैं, फिर आपके मुल्क की बदनामी भी होती है और आपका मुल्क कमजोर भी होता है। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कह लें कि बरतानिया में एक कह लें कि पाकिस्तानी झंडे के साथ उसकी बेहुरमती की गई, उसको उतारा गया, फेंका गया। वो लोग कौन थे? अगवानी थे भाईजान। 300 से ज्यादा 300 लाख के करीब करीब यहां पर पाकिस्तान में अगवानी बशिंदे बसते हैं और उनको पाकिस्तान ने सहूलत दी हुई है। तो अगर आप लोग हमारे पाकिस्तानी झंडे के साथ अगवानी भाई ऐसा करेंगे तो मुझे बताएं कि जो यहां पर बसने वाले लोग हैं, तो पाकिस्तानी जो रियासत है जब उनको निकालेगी फिर आपकी चीखें निकलेंगी अगवानी भाइयों की। अभी जब अगवानियों को वापस भेजा जा रहा था तो काफी सारे लोगों ने चीखों पुकार की, लाखों की तादाद में अगवान बशिंदों को वापस भी भेजा गया। लेकिन अगर आप हमारे ही मुल्क के बारे में, ठीक है जी, तो अनाप शनाप बोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा तासुर नहीं जाता। तो आपको चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान के लिए आप बेहतर सोच रखें, बेहतर जुबान रखें, ताकि आपके और हमारे जो सफारती ताल्लुक हैं कह लें कि वो अच्छे रह सके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नाज़रीन मैं बता दूं कि ऐसे जुड़े हुए मुल्क हैं, दोनों के बॉर्डर जो है साथ साथ है। और ये कह लें कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है और दीगर ऐसी एक्टिविटी है, बिजनेस है, और फिर कह लें कि कुछ मसनूयात जाती हैं, कुछ आती हैं, तो एक तजारती भी हमारा आपके साथ ताल्लुक है। तो खुदारा मत ऐसी हरकतें करें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का आपकी वजह से कह लें कि जो मोराल है वो डाउन हो। तो नाज़रीन, यहां पर आज मैं आपको बता दूं हमारे साथ शो में आज एक भाई आए हैं, ज़ुहैब साहब हैं। ज़ुहैब साहब से हम जानेंगे, ये कुछ खबरें लेके आए हैं जो हमसे शेयर करेंगे। जी ज़ुहैब भाई, क्या हाल है? ठीक है, क्या खबर है आपके पास? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पीटीआई के तर्जुमान को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है, इस गिरफ्तारी के पीछे मकसद क्या है? आज ज़ुहैब भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कह लें कि जो पीटीआई के जो कह लें कि रऊफ हसन साहब हैं, इनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है, वैसे तो अगर जैसे मैंने कल जो उधर सारी रिपोर्ट की थी, जो इनका अपना मरकजी दफ्तर है पीटीआई का, उस मरकजी दफ्तर के बाहर जितने भी इनके कह लें कि पीटीआई के कह लें कि जो वोटर थे, सपोर्टर थे, उनकी वहां पर कोशिश ये थी कि हम जान सके आया कि हुआ क्या। कल नाज़रीन यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो इनका मरकजी दफ्तर है पीटीआई का, उसके बाहर काफी सारी ऐसी खवातीन बैठी हुई थी। आप इससे पहले वाला मेरा कल का भी लोग भी उठाकर दे सकते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने आई थी रिजर्व सीट के लिए, एमपीए के लिए। एक खातून थी जो कह लें कि केपीके से आई हुई थी, सरगोदा से आई हुई थी, पंजाब से थी, दीगर ऐसी काफी सारी खवातीन थी जो अपने कागज जमा करवाने आई थी। और उनका यह कहना था कि ये जी हमारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए लेकर जा रहे हैं कि जो हमारी रिजर्व सीट है उस पे हम इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन हुकूमत का और गवर्नमेंट का यहाँ पर जो मौकफ है वो अलग है। उनका मौकफ ये है कि ये हमने इसलिए यहां से जो कंप्यूटर है और जो लैपटॉप है, सीपीयू है, ये सब कुछ इसलिए लेके गए हैं कि रऊफ हसन साहब जो हैं, जो सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी हैं और सोशल मीडिया चलाते हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी फैला रहे थे पाकिस्तान में। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उस पे जैसे कि आपको मालूम है 1971 के हवाले से भी एक स्टोरी शाया की गई थी, लेकिन वो स्टोरी आज तक उतारी नहीं गई। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कल जो डीजीआईएसबीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी एक दफा नहीं बल्कि 101 दफा डीजीआईएसबीआर ने ये बोला था कि ये भाई डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है और इसको रोका जाएगा। इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डीजीआईएसबीआर ने ये कहा था कि डिजिटल कह लें कि दहशतगर्दी हो रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो लोग ये समझ रहे थे कि बन्नू का जो वाकया हुआ 15 तारीख को, जिस तरह के आपको मालूम है कि दहशतगर्दों ने कह लें कि छोनी की दीवार के साथ गाड़ी मारी, फिर यहां वहां पर जो फायरिंग का तबादला था कह लें कि आर्मी की तरफ से भी हुआ और उन दहशतगर्दों की तरफ से भी हुआ।
8 से 10 हमारे पाकिस्तानी जवान मारे गए और दहशतगर्दों को भी वहां पर मिलिया मेट कर दिया गया, उनको भी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। लेकिन 18 तारीख को क्या होता है कि वहां की जो इंतजामिया है, कह लें कि जो इस टाइम के केपीके के वजीर आला है अली मीन गंडापुर साहब, उनसे एक परमिशन ली गई, डीसी से, डीसीओ से और सबसे इजाजत ली गई कि पुरअमन एहतजाज हमने करना है, पुरअमन रैली निकालनी है। फिर 3 दिन के बाद वो रैली निकाली जाती है जनाब, और रैली निकालने के बाद होता क्या है कि वहां पर ये होता है कि जो वहां के लोग थे, मकामी लोग थे जो रैली में शामिल थे, कहा यह जा रहा है कि उस रैली में काफी सारे ऐसे लोग थे जो कह लें कि दहशतगर्द थे, उनने रैली में घुसकर वहां का जो अमन अमान था वो खराब किया। और उन लोगों ने हमला किस पे किया, वहां की जो चोनी थी, जिस दीवार को दहशतगर्दों ने टक्कर मार के गिराया था, जिस पे उन्हें हमला किया था, जो दस्ती बम फेंका था, और उस दीवार के कह लें कि अभी बनी नहीं थी, काम जारी था, लेकिन एक कनात लगी हुई थी, 3 दिन का उसमें वक्फा था, लेकिन एक कनात लगी हुई थी। लोगों ने उसको पत्थर मारे, वीडियो में आपको नजर भी आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने उसको पत्थर मारे, उस छोनी के ऊपर हमला किया, तो कल डीजीआई एसबीआर ने अपने साफ कहने के लफ्जों में यह बता दिया कि हमारा भी एक कानून है कि अगर हम पे आम शहरी की हमला करता है तो हमें इजाजत है कि पहले स्टेप में हमने ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, ये जो तीसरा स्टेप है ये बहुत खतरनाक है। ये डीजीआई एसबीआर ने बड़े खुले लफ्जों में बताया। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये समझ रहे थे कि जो जिस तरह के अमूमन क्या, अच्छा डीजीआई एसबीआर ने यह भी बोला कि हमें एक सियासी जमात यानी कि पीटीआई की बात करते हैं, कि वो कहते हैं कि जो 9 मई के मामलात हैं, जो 9 मई का हमला है, पीटीआई ये कहती है हमने नहीं किया। ये कहना था डीजीआई एसबीआर का, लेकिन उन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एक सियासी जमात। और सियासी जमात कौन सी है 9 मई वाली, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। नाज़रीन यहां पर मैं आपको बता दूं कि उनका यह कहना था कि सियासी जमात की तरफ से गिला किया गया, अगर 9 मई सियासी जमात यानी कि हमने किया है तो फिर आपने आगे से गोली क्यों नहीं मारी। तो कहते हैं उनका यह भी गिला अब खत्म हो जाएगा। अब जो हमें ऑर्डर मिले हैं वो यही है कि हमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इस्तेमाल करना होगा। जी जुएब भाई। सुल्तान साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि साबिक वज़ीर तिजारत गौर अजाज के मुताबिक आईपीपीस का मामला जो है वो बहुत ज्यादा ज़ेरे गर्दिश में है आजकल। बात यह है कि अगर इस मौजू पे बात की जाए तो नाज़रीन ये बात बहुत दूर तक जा निकलेगी। उसकी वजह यह है कि जो आपके अब घरों के बिल आ रहे हैं, जो कह लें कि अवाम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। अगर हम बात करते हैं कि जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी ने आज से कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट का, यानी कि इस्लामाबाद में एक जलसे का, एक धरने का ऐलान किया था। फिर मुहर्रम की वजह से ना दिया जाएगा, और कराची से, पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। आखिर वो क्यों आ रहे हैं, क्या वजह? वजह यह है कि जो आपको बिलों में इतने अजाफी टैक्स और तरह तरह के जो आपके ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं, वो आखिर है क्या? जो आपको 3 रुपए कश्मीर में यूनिट दे रहे हैं, कश्मीरियों को 3 रुपए यूनिट दिया जा रहा है वहां पर, और आखिर हमें क्यों 30, 35, 32, 40 रुपए यूनिट पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, लाहौर वालों को दिया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि ये जो बिजली के कारखाने लगाए गए थे, आईपीपीएस जो कारखाने लगाए गए थे, ये इसमें अगर देखा जाए तो जो 58 यानी कि 58 जो शेयर हैं ये गवर्नमेंट के अपने हैं, और दीगर बाकी जो 28% अगर बात की जाए जो शेयर हैं ये प्राइवेट लोगों के हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो गवर्नमेंट आईपीपीएस को जो पैसे दे रही है वो 200 रुपए यूनिट के हिसाब से दे रही है। एक यूनिट यानी कि 200 रुपया, यानी कि ऐसी इसमें कारखाने हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनने काम तो कुछ नहीं किया, 0 यूनिट बनाए हैं, लेकिन उनको 1,000 करोड़ रुपया महीने का मुहैया कर दिया गया है कि ये लो भाई, आपने काम तो किया कोई नहीं, बिजली तो आपने बनाई कोई नहीं, ये 1,000 करोड़ रुपया आपका हुआ। फिर अगले महीने भी वो कंपनी बिजली नहीं बनाती, लेकिन फिर भी उसको 1,000 करोड़ रुपया देना है हमने। फिर अगले महीने भी वो कंपनी बिजली नहीं बनाती, फिर भी उसको 1,000 करोड़ रुपया आपने देना है। कहां से दे रहे हो, कहां से आया इतना पैसा? हुकूमत से मेरा यह सवाल है, जब आप आईएमएफ के पास जाते हो, कर्जे लेने के लिए जाते हो, पैसा मांगने जाते हो,
तो क्या इन कारखानों के लिए लेने जाते हो, इन कारखानों में जमा करवाने के लिए? नाज़रीन, यहां पर तो यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो 28% शेयर है, यानी कि 28 जो शेयर है वो तकरीबन है कह लें कि इसमें जो शरीफ फैमिली है उनके भी हैं, और दुबई के, सऊदीया के जो शेख हैं, शहजादे हैं, उनका भी इसमें शेयर है। चाइना से कुछ लोग हैं जिनका इसमें शेयर है, और दीगर ऐसे मजीद और भी नून लीग के कहा यह जाता है कि काफी सारे लोग हैं जिनका इसमें शेयर है। और अरबों रुपयों का जो चूना है वो पाकिस्तान को लगाया जा रहा है। अब जो अवाम है, अभी मेरे साथ शमरोज गखड़ साहब बैठे हुए थे, आज सहाफत से बड़ा गहरा ताल्लुक है उनका, तो मुझे वो ये बता रहे थे कि मैंने नेट पे अपना बिल चेक किया तो 60,000 रुपया मेरा बिल आया, 5 मरले का उनका घर है। तो मैंने उनसे सवाल किया आपके घर में एसी है? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा कूलर है? उन्होंने कहा नहीं जी। तो मेरे घर का 60,000 रुपया बिजली का बिल आया। तो अगर ये 60,000 रुपया शमरोज गखड़ साहब बिल जमा करवाएंगे तो मुझे बताएं कि वो सहाफी है, उसकी कितनी सैलरी होगी, मुझे ये बता दें आप। 30 नहीं तो 35,000, 40,000। चलो जी बहुत अच्छा सहाफी है 60,000, अच्छा जी बहुत अच्छा सहाफी है तो लाख रुपया लगा ले, इससे ऊपर तो सैलरी नहीं होती। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर वो लाख भी लेता है तो मुझे ये बताएं जब वो 60,000 रुपया बिजली का बिल जमा करवाएगा, अपने बच्चों की फीसें जमा करवाएगा, आपने बाइक में, मोटरसाइकिल में कह लेंगे पेट्रोल डलवाएगा, तो उसके पास क्या बचेगा? तो मसला यहां पर यह है कि आप तो आईपीपीस के नाम पे जो कह लें कि जो गवर्नमेंट है उनको बड़ी बड़ी रकमें दे रहे हैं आप लोग कि आए जनाब और ये पैसा ले जाए। क्यों दे रहे हैं? पेट हमारा आप काट रहे हैं, खून आप हमारा निकाल रहे हैं, और ये सारा पैसा आप लेके जा रहे हैं। एक तो आपका मुल्क कर्जई, ठीक है, आखिर इन मुआहिदों के ऊपर गौर क्यों नहीं किया जाता? गौहर एजाज साहब ने एक आपको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, उस मशवरे पे अमल क्यों नहीं होता? क्यों? वो ये कहते हैं गौहर एजाज साहब कि नीयत खराब है, नीयत सही होगी तो ये लोग इस चीज के ऊपर काम करेंगे। तो खुदारा मेरी हाथ जोड़ के इस हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस चीज को अब खत्म किया जाए और इस लानत से हमारी और इस मुल्क की, इस अवाम की जान छुड़वाई जाए, क्योंकि इतने बिल हम नहीं दे सकते। अगर जमात इस्लामी आकर बैठ गई इस्लामाबाद में तो फिर आपको हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। अभी 2 दिन हुए हैं, बड़ी मुश्किल से आपने टीएलपी वालों को भेजा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब बिलों का मामला आएगा तो ये हर घर का मामला है। जो जैसे ड्रामा चलता था ना, कहानी घर घर की, ठीक है ना, स्टार प्लस पे, तो ऐसे फिर कहानी घर घर की है बिजली का बिल। तो सारी अवाम आकर बैठ जाएगी, और पिंडी इस्लामाबाद आकर बैठ गया तो फिर क्या होगा? तो लिहाजा गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। तो जो हमारी वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहबा, आज जो ने एक लॉलीपॉप दिया था, फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक लॉलीपॉप दिया, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक लॉलीपॉप दिया। वो क्या था? 200 यूनिट तक बिजली फ्री। बिलावल भुट्टो साहब ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री, हमजा शहबाज शरीफ साहब 200 यूनिट तक बिजली फ्री। अब जो सोलर पैनल लाया जा रहा है आसान किस्तों पे हर घर के लिए, तो मुझे ये बताइए कारखाने आप क्यों नहीं बंद करते? तो ये तो एक सिलसिला चलता रहेगा। ये तो दीमक की तरह हमारे मुल्क को पैसा, जो हमारे मुल्क का पैसा वो खाती जाएगी, आईपीपी खाती जाएगी, ये कारखानों को पैसे देते जाएंगे। उनके हाथ जोड़े, उनके पांव पड़े, किसी तरीके से ये मुआहिदे खत्म करके खुदारा अपने मुल्क को सही सिमत पर लेकर जाए और अपने मुल्क को बचाए। जी सुल्तान साहब, तीसरा सवाल ये 9 मई का क्या इशू है, और खान साहब ने जो दौरान तफ्तीश क्या एतराफ किया है 9 मई के मतलब? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो खान साहब ने इतराफ किया है वो दौरान तफ्तीश नहीं किया। खान साहब ने ये मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मैंने, जो मेरे कारकुन थे, मैंने उनको ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मुझे जो है आप लोगों ने जीएचक्यू के आगे प्रोटेस्ट करना है पूरा मन। तो जाहिर बात है जब पूरा मन एहतजाज निकलता है, एक लोगों की चहल बहल होती है, लोगों की एक रैली निकलती है, तो फिर मेरा ख्याल है लोग कंट्रोल नहीं होते। तो जो लोग उनको लेकर निकलते हैं या जो जिन लोगों का जो आर्डर होता है, तो फिर जाहिर बात है उस वहां पर अगर कोई भी नुकसानात होता है तो उसका जिम्मेवार वो होता है जिन लोगों को जिसने बुलवाया होता है। तो अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी मैंने 9 मई को
और मैंने पहले कारकुनों को यह कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने प्रोटेस्ट करना है जाके GHQ के दरवाजे के आगे। और जो प्रोटेस्ट होता है ना खान साहब सियासी जमातों का, वो GHQ के दरवाजे के आगे नहीं होता, वो डी चौक इसीलिए बनाया हुआ है। डी चौक में तो आपने बहुत टाइम गुजारा है, 128 दिन आपने गुजारे हैं, तो आपको पता नहीं था प्रोटेस्ट करना कहां पे है। ये 9 मई का नया अजाब आप अपने गले में डालकर बैठ गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो वीडियो है, लाहौर कोर कमांडर वो कह रही हैं, अपनी आवाज है उनकी, वो ये कह रही है कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो। तो जब डॉक्टर यास्मीन जो है वो लोगों को कोर कमांडर हाउस में लेकर पहुंचती हैं, तो वहां पर जो हजूम था वो डॉक्टर यास्मीन के कंट्रोल में नहीं रहा, और उन्होंने क्या किया कि वहां पर जाके दावा बोला। और आप लोग ये कहते हैं, अभी भी आज भी PTI के लोग ये कहते हैं कि 9 मई हमने नहीं किया। मुझे ये बताएं कि जो वो गाड़ी पे चढ़ के जो आर्मी की जो मेजर था या कर्नल था या ब्रिगेडियर था, उसकी पतलून वो कौन लहरा रहा था, वो आपको मालूम ही है कि वो शख्स कौन था। वो खान साहब की बड़ी बहन का सबसे बड़ा बच्चा है। ठीक है जी, तो शर्म आती है कि जब आप इकबाल जुर्म नहीं करते, तो खुदारा जो गलती होती है, सबसे हीरो और सबसे अच्छा बंदा वही होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। और खान साहब ने भी ये अपनी गलती तस्लीम की है कि मैंने लोगों को कहा था कि आप जनाब आ जाए, कहां पर आ जाए, कोर कमांडर GHQ के बाहर आ जाए। और नई खुशखबरी यहां पर यह आई, जो साबका हमारे एक्स यानी कि जो स्पीकर है असद कैसर साहब, उन्होंने कहा जी हम तो इसको मानते ही नहीं, हम तो इसको मानते ही नहीं। खान साहब ने ये बात की नहीं, हम तो इसको डिनाई करते हैं। आज भी खबरों में ये बताते रहे कि हम इसको डिनाई करते हैं। खान साहब ने ये बात नहीं की। तो जनाब यहां पर मैं जाते जाते आपको एक और खबर आपसे शेयर कर दूं कि रऊफ हसन साहब का FIA ने 2 दिन का रिमांड ले लिया है, और दीगर उनके साथ ऐसे 10 लोग मजीद और भी हैं जिनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड FIA ने ले लिया है। और रऊफ हसन साहब के ऊपर जो FIR है वो डिजिटल दहशतगर्दी की है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।